राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर साहब तीसरे एपिसोड में आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि अधिकतर लोग बाग मानसिक जो चिकित्सक हैं उनके पास जाने से थोड़ा सा हिचकिचाहट रखते हैं कि, और ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की कमी है। अपन एक मोटी बात करें तो अवेयरनेस की कमी है सामाजिक तौर पर, क्योंकि लोग उसको सामाजिक दृष्टिकोण से गलत समझते हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक आपका ये सप्ताह जो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो ये सप्ताह चल रहा है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तो जो मैंने प्रश्न किया है, क्या ये कितना प्रतिशत सत्य है और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? ये बहुत ही इस प्रसंग से साथ जुड़ा हुआ बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। और ऐसा देखो माना गया है कि हम साइकेट्रिस्ट, अंग्रेजी में मानसिक रोग विशेषज्ञ जी कहलाते हैं, साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जनसाधारण की भाषा में अगर मैं क्रूड तरीके से बोलूं तो हम पागलों के डॉक्टर कहलाए जाते हैं। और जनसाधारण की भाषा में अगर कोई होएगा तो भाई वो डॉक्टर साहब के पास में हम चले जाए। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास में, अमूमन भाषा में लोग बाग यही कहते हैं भाई पागलों वाले डॉक्टर के पास में चले जाए। तो यहाँ से एक इस तरह का एक संचार होता है, एक ऐसी जानकारी सोसाइटी में डिस्पर्स होती है, दी जाती है कि भाई ये तो एक मानसिक रोग है और ये पागल है। और पागल की आप जानते हो कि पागल को किस दृष्टि से समाज में देखा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है जैसे पुराने कोई बुरे कर्म कर दिए थे जिसके इसकी भगवान इसको त्रासदी दे रहा है, इसको पनिशमेंट दे रहा है, इसको सजा दे रहा है। और ये या फिर हो सकता है कि किसी देवी देवता ने इसके ऊपर कुछ प्रकोप कर दिया हो, या फिर किसी ने कोई झाड़ फूंक कर दी हो, किसी ने कोई कर दी हो, या हाँ ऊपर पराया बहुत होता रहता है। तो लोग बाग हमारे पास में नहीं आके ऊपरले पराये वाले, जिनको कि अपन शाने ही कहते हैं ना, उनके पास में जाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे पास में बहुत सारे लोग बाग नहीं आते हैं, और जो आ जाते हैं फिर हमसे जान ठीक होने के बाद में फिर शाने के पास में चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी समाज में एक चेन है जो हर एक आदमी के दिमाग में बसी हुई है। ऐसा बात नहीं है कि सब ये पढ़े लिखे लोगों की जानकारी में नहीं हो। अनपढ़ आदमियों के साथ में पढ़े लिखे लोग बाग भी झाड़ा लगाने में देर नहीं करते हैं, फटाफट ही झाड़ा लगवा देते हैं। झाड़ा हमारे उसमें ही नहीं लगाते हैं। मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा और दिल की बीमारियां हो जाएंगी, उसमें भी झाड़ा लगवाने जाते हैं। तो झाड़ा और अंधविश्वास और ये शाने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत जन्मों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी पैठ बढ़ाना शुरू किया है। हम जगह जगह जाते हैं जी, कार्यक्रम भी करते हैं। उसके अलावा जब मरीज हमारी दवाइयों से ठीक होता है तो वही मरीज दूसरों को भी जानकारी देता है कि भाई झाड़ा लगवा दो, ये सब कुछ कर दो, लेकिन डॉक्टर की दवाइयों को आप ना छोड़िए, और ये एक बीमारी है। ये हमने पिछले 30 साल से, जब से 88 से यहाँ पे अलवर में आया था, तब से हमने ये कार्यक्रम किया। और मेरे को आज एक बड़ी सुखद चीज का अनुभव होता है, बहुत अनुभूति होती है इस चीज की, कि शुरू में हम मुश्किल से 24 घंटे में 4 या 5 मरीज देखते थे। लेकिन आज जब मैं ओपीडी, मेरा आज से 2.5 साल पहले जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था, मैंने मेरा ओपीडी 150 से और 200 पर डे के हिसाब से छोड़ा था। तो आप ये करिए, मेरी जो यात्रा शुरू हुई थी 5 मरीज से शुरू हुई थी, और मेरी जो सरकारी नौकरी की जो यात्रा थी वो 150 से 200 मरीज पर डे पे हुई। ये सिर्फ जानकारी, हमने मरीज ठीक किए उनकी वजह से जानकारी, तो ये सब चीजों में एक बदलाव आया। देखिए, कोई भी समाज में बदलाव बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे करके आते हैं। अपन एकदम क्रांति नहीं ला सकते इन चीजों में, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलना एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है, बड़ा कठिन कार्यक्रम होता है। और ऐसी मानसिकता जिसमें कि सदियों पुरानी इसमें जड़ जमी हुई है, देवी देवताओं की जड़ जमी हुई है, झाड़ फूंक की, शाने की जड़ जमी हुई है, तो ना तो शाना इस चीज को छोड़ना चाहता है और ना हमको वो जमने देना चाहता है। तो ये एक तरह टग ऑफ वार था, एक रस्साकसी थी। लेकिन हमने कभी भी किसी शाने को, किसी भी इस तरीके से जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसको हरेश नहीं किया। मानसिक जो अभी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा था, जो हम यहाँ कंडक्ट करते थे, हम उन शानों के पास में भी जाते थे, उनसे कहते थे कि हम आपके इसमें कोई रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये लगे कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं और आप ये जानकारी दे सकते हैं कि भाई हमारी पद्धति के अलावा आप डॉक्टरों की दवाई भी लो, तो
हमको कोई आपत्ति नहीं होगी और आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपना दोनों का मकसद एक चीज है कि मरीज ठीक होना चाहिए। ठीक होना जो रोगी, जो मानसिक रोगी है, वो जो परेशानियों से गुजर रहा है, जो उसकी फैमिली परेशानियों से गुजर रही है, वो अपने प्रयासों से सही हो, चाहे वो आपके प्रयास हो चाहे हमारे प्रयास हो। और हमारे इस प्रयास ने रंग लाए और बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में मरीज भेजना शुरू किया। और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी यात्रा जो शुरू हुई थी 5 मरीज से शुरू हुई और 150 से 200 मरीज पे मेरी यात्रा पूरी हुई, अभी भी चल रही है। ठीक बात, ऐसी कोई बात नहीं है मैं अगर वहां से सेवानिवृत्त हो गया हूं तो ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट बंद हो गया हो। अभी भी लोग बाग मेरी जगह आए हैं, उन्होंने अच्छी इसमें सहयोग दिया है और ये कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिली है कि लोग ये कहते हैं कि यार यदि आप दवाई लोगे तो इसकी आदत बन जाएगी, लगातार लोगे तो आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी। ये भी एक भ्रांति है। तो क्या दो चीजें हैं, क्या दवाई से उपचार कितना संभव है, और जो आदत जो शब्द है जिसको एक सामाजिक दृष्टिकोण पर बहुत पावरफुल रूप में देखा जाता है कि आदत बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, इसको इस बात में कितना आप मानते हैं कि सच्चाई है? बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का 2 भागों में बांट लेते हैं। जी जी जी। एक तो दवाइयों के द्वारा उपचार जी, और ये भ्रांति कि इसकी आदत बन जाएगी जी, इनको मैं अलग अलग तरीके से करता हूं। देखो, मानसिक रोग का इलाज दवाइयों के द्वारा संभव है, लेकिन सारा मानसिक रोग का इलाज दवाइयों के द्वारा संभव है ऐसा नहीं है। नहीं है। कुछ समय के लिए दवाई दी जाती है, जब आदमी ठीक हो जाता है तो हम दवाइयां बंद भी कर देते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनकी जीवन पर्यंत भी दवाई चलती है, जैसे डायबिटीज की अगर आप दूसरे बीमारियों में देखो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी और थायराइड की बीमारी, इसकी भी जिंदगी भर चलती है। तो हमारे मानसिक रोग में भी कुछ रोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बार में रिलैप्स करते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ठीक नहीं होते, तो हम उनको जीवन पर्यंत भी दवाई चलाते हैं। लेकिन ज़्यादातर 70 से 80% रोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समय, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद में दवाइयाँ बंद हो जाती है। ये एक तरह की भ्रांति है, ये एक तरह का गलत मैसेज सोसाइटी में है कि हम साहब उन दवाइयों को देते हैं या हमारी दवाइयाँ कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होती। ऐसा नहीं है। बीमारियाँ कई तरह की होती हैं, उसके अनुसार हमका सिलेक्शन करना पड़ता है कितने दिनों तक अगर उसको दवाई चलेगी, जिंदगी भर भी चल सकती है और 3 महीने भी चल सकती है। बहुत सारी तो बीमारियां ऐसी होती है जिन पर सप्ताह भर में लोगों को दिया है, वो ठीक हो गए, दवाइयां बंद हो गई हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, दवाई के अलावा दूसरी भी पद्धति काम में ली जाती है, जैसे साइकोथेरेपी, उसको बिठा के समझाया जाता है, काउंसलिंग करी जाती है उसके साथ में, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करी जाती है व्यक्तिगत रूप से मरीज के साथ में, उसके परिवार वालों के साथ में भी काउंसलिंग करी जाती है। तो ये जो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी होती है, ये उसके विचारों को नयापन देती है, उसमें जीने की ललक पैदा करती है। जो उसके दिमाग में एक ये चीज़ है ना कि मैं ठीक नहीं हो सकता, हम उसके दिमाग में ये चीज़ पैदा करते हैं, उसके दिमाग में ये चीज़ बिठाते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे और पहले जैसे ही हो जाओगे और पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो धीरे धीरे करके उनके दिमाग में ये चीज़ आती है। उसके अलावा बहुत सारी बिहेवियर थेरेपी होती है, जैसे ओसीडी के केस होते हैं जिसमें आदमी बार बार हाथ धोता रहता है, दिन भर हाथ धोता रहता है, कभी कभी 10 बार वो काउंटिंग करता रहता है कि मेरा अच्छा नहीं है। बैंक वालों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर ओसीडी हो जाती है तो। अच्छा, तो वो सब ये कोई रोग है? ये ओसीडी भी एक रोग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस कहलाता है। उसमें आदमी एक बार जैसे कोई करने के बाद में उसके मन में ये नहीं होता कि मैंने काम पूर्ण कर दिया, तो उसके दिमाग में फिर ये चीज आती है कि दोबारा करके देख, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। दिन भर एक ही काम में होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का हाथ धोने का होता है। अच्छा। बहुत सारे हाथ दिन में 100 बार हाथ धोते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहते हैं, घर के पूरा टंकी का पानी खत्म हो जाता है, साबुन खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसका हाथ साफ नहीं होता है। ये भी एक रोग है। इसका दवाइयों के द्वारा, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी के द्वारा भी किया जाता है। बहुत सारी बिहेवियर थेरेपी हैं, बहुत सारी साइकोथेरेपी हैं जो सिलेक्शन किया जाता है मरीज की मर्ज और उसकी जानकारी के अनुसार, क्या उसका स्टेटस क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, उसके क्या करता है काम, इस पे सिलेक्शन किया जाता है। तो ये एक गलत भ्रांति है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो जीवन पर्यंत चलेंगी, या हमारी दवाइयाँ नशे की दवाइयाँ हैं। नशे की दवाइयाँ नहीं है, लेकिन इन दवाइयों के साथ में एक प्रॉपर्टी है कि हल्की सी नींद भी आती है। नींद को हमेशा लोग बाग ये मानते हैं कि सब नशा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मानसिक रोगी को कुछ हद तक नींद की भी आवश्यकता होती है। और मानसिक रोग में एक सबसे बड़ा लक्षण ये भी होता है कि हर एक मानसिक रोगी को छोटी बहुत में नींद में दिक्कत होती है। सब मेरे को नींद नहीं आती, तो उसका नींद की भी तो उपचार करना जरूरी है ना। एक बार उसका जब नींद आ जाएगी तो ठीक है।
लेकिन इसको यूं क्यों आप रिलेट करते हो कि साहब हमने आप नशे की दवाई दे दी, साहब नशे की दवाई छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी? हमने कोई नशे की दवाई नहीं दी है, हमने अमूमन दवाई दी है जो कि पूरी दुनिया में लिटरेचर है उसका। ऐसा नहीं कि मेरे घर में बनती हो या हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे बनाते हैं, ये कंपनियां बनती हैं, गवर्नमेंट इनके सैंक्शन देती है और ऐसी बात नहीं है, इनके प्रेजेंटेशन किए जाते हैं, हमारे पेपर्स वगैरह होते रहते हैं जिनमें प्रेजेंटेशन होता है। एक एक दवाई मार्केट में आने के लिए कम से कम 10 साल का समय लग जाता है और उसके ऊपर लाखों लाखों रुपया पैसा खर्च होता है, तब कहीं जाके एक मार्केट में दवाई आती है। तो ऐसे नहीं है कि हमने बना दिए दूसरे दिन आ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, दवाइयों के साथ आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज जो है वो काउंसलिंग है, तो परसेंटेज की यदि अपन बात करें तो दवा का परसेंटेज और काउंसलिंग का परसेंटेज कितना रहता है एक रोगी को ठीक होने में? देखिए, ये साथ साथ चलने वाली चीज है जिनको अपन अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है कि दवाई अपन अलग देके, दवाई के साथ साथ में हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो समझने समझाने की प्रक्रिया को काउंसलिंग कहते हैं। मरीज को समझाएं और मरीज समझ जाए, इसको काउंसलिंग कहते हैं। और काउंसलिंग कोई ऐसा नहीं है कि सब साइकियाट्रिस्ट या मानसिक रोग विशेषज्ञ भी करेगा। घर का भाई भी कर सकता है, मंदिर में पुजारी भी कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चर्च में प्रीस्ट भी कर सकता है, जो पादरी है वो भी कर सकता है। कोई भी जानकार आदमी जिसकी साइंटिफिक नॉलेज है, जो अच्छे से उसको समझा सकता है, अच्छी जानकारी देके, गलत अंधविश्वासी वाली जानकारी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उसको काउंसलिंग कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि वकालत में ये क्लाइंट और काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहाँ मरीज नहीं कहते हैं, वहाँ क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट की काउंसलिंग करनी है। तो वो भी तो काउंसलिंग कर रहे हैं, वो केस के बारे में जो बता रहे हैं वो भी तो काउंसलिंग है। इसी तरीके से हम भी उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं, उसके विचारों में नयापन देते हैं, उसके जो गलत विचार है उनको हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसको काउंसलिंग कहते हैं। इसके अलावा और साइकोथेरेपी बहुत सारी है, बिहेवियर थेरेपी बहुत सारी है जो भी हम करते हैं। काउंसलिंग इज वन पार्ट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मानसिक रोग में आध्यात्म का कितना बड़ा पार्ट है? बहुत, आध्यात्म का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे अपन मान के चले, अपन हिंदू हैं जी, तो अपने जो धर्म है वो अपने दिमाग में छाया हुआ है। अपना दर्शन, अपने जीने की जो तरीका होता है वो धर्म के अनुसार ही चलता है। सुबह उठ के भगवान को याद किया जाए, भगवान मेरे को अच्छे से रखना, भगवान मेरी सहायता करना, भगवान मेरे को कोई असुरक्षा मत देना, मेरे को कोई बीमारी नहीं देना। तो अपन हर एक चीज के प्रति अल्टीमेट जो फुल स्टॉप होता है वो भगवान पे जाके खत्म होता है। तो अपन धर्म को, मानसिकता को, मानसिक रोगों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपन सही जानकारी देके, अच्छा किसी भी धर्म में भी कोई अंधविश्वास नहीं है, किसी भी रामायण में, महाभारत में मानसिक रोगों को कभी अंधविश्वास की नहीं दिए। अंधविश्वास तो अपन के बीच के जो लोग हैं ना, उन्होंने ये चीजों को पैदा किया है। बाकी रामायण में, महाभारत में हमेशा साइंटिफिक चीज है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, जिस रामायण महाभारत को आज से 5000 15,000 साल पहले घटना घटित हुई है, आज के जमाने में वो साइंटिस्ट उस चीज को वेरीफाइड कर करके चांद तक पहुंच रहे हैं। तो अपन को तो बहुत फक्र होना चाहिए कि अपन ऐसे धर्म में, ऐसे सनातन धर्म में, ऐसे हिंदू जाति में पैदा हुए हैं जो जिसकी तो उत्पत्ति बहुत पहले हो गई थी और जो चीज आज सामने आ रही है वो उन्होंने कर भी ली। तो धर्म को मानसिक रोग से अलग नहीं किया जा सकता। और कोई भी धर्म में इसके बारे में कोई अंधविश्वास भी नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हो, हमेशा साइंटिफिक है। ये बीच के जो लोग बाग होते हैं ना, ये इसको थोड़ा अनसाइंटिफिक करके अंधविश्वासों में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी आपने जानकारी दी, और वास्तव में मानसिक जो रोग है वो रोग ही है, वो कोई ऊपर पराए या भूत प्रेत का कहीं कोई वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप लोग जिस तरीके से ये कैंपेन चला रहे हैं राष्ट्रीय सप्ताह का, और इससे धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप स्टूडियो में पधारे आज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।